तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में डायमेंशंस पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे, और भी क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना, डायमेंशंस निकालने की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको सरफेस टेंशन के लिए पूछा गया है। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाला था, लेकिन हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकाल रहे हैं, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है रो जी आर एच अपॉन 2। रो क्या है बच्चों? डेंसिटी है। जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आर जो है वो रेडियस है, और एच जो है वो हाइट है, और अपॉन 2 है। तो आपको डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन बताने, तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू, अब रो डेंसिटी है, तो डेंसिटी के डायमेंशन आपको कल बताए गए थे, ml-3 इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी आपको बताया गया था lt-2 इंटू आर जो है वो लेंथ है, रेडियस है, लेंथ है, तो l हो जाएगा, और h भी एक लेंथ है, तो वो भी l हो जाएगा। अब इसमें देखो अपॉन 2, 2 तो एक नंबर है, और मैंने आपको बताया था कि ऐसे कांस्टेंट जो नंबर होते हैं या पाई होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम s के डायमेंशन डायरेक्टली लिख लेंगे। यहाँ पे m आ गया बच्चों, और आप लोग देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये l माइनस क्यूब है, और l l l, तो ये प्लस क्यूब हो जाएगा, तो ये l और ये -3 कट जाएगा, तो आपका mt-2 ये डायमेंशन आएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो कल के लेक्चर में अब अगर आप चेक करेंगे तो वहां भी सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन था वो mt-। तो चलो स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू जो है वो हीट है ना बच्चों, ये हीट है। हीट मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी। और ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी है के, और ए जो है वो एरिया है, और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। T2 माइनस T1 क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर डिफरेंस है ना बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हो आप। और ये जो टाइम है स्मॉल टी आपका टाइम है, और डी जो है वो डिस्टेंस है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशन निकालने, तो सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बना लो। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? हीट इंटू डी, मतलब ये डी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, उसको अपन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, इंटू टी, है ना, ये नीचे आ जाएंगे, तो ये के का फॉर्मूला बन गया। अब डायमेंशंस निकालते हैं। ये जो क्यू है ये तो हीट एनर्जी, और एनर्जी के डायमेंशंस आपको कल बताए गए थे, ml-2 और फिर आपको डी डिस्टेंस है, तो उसके डायमेंशंस एल हो गए, अपॉन एरिया, एरिया के जो आपका डायमेंशन होता है वो भी आपको बताया गया है, एल स्क्वायर होता है। डेल्टा टी टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कई बच्चे इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी हो गया, ये तो फंडामेंटल ही है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिलता हुआ नजर आएगा। देखो आप यहाँ से एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एल बचा, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस क्यूब बचेगा, तो ये बचा एम, और यहाँ से ये एक एल बचा है, एल की पावर 1, और ये टी ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा, और ये जो k है टेम्परेचर का ये ऊपर जाएगा तो k-1 हो जाएगा। तो आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml-t-3 k-1। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। फिर वैसे ही हम इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला है, और उसका फॉर्मूला दिया है फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एरिया डेल्टा वी, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स चेंज इन लेंथ है। तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस निकाल लें। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला बना लो आप। तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एक्स, और एरिया इंटू चेंज इन वेलोसिटी वो नीचे आ जाएगा। अब फोर्स के डायमेंशंस, नेगेटिव साइन का तो कोई डायमेंशन है नहीं, फोर्स का डायमेंशन आपको बताया गया था कल, mlt-2, और चेंज इन लेंथ, लेंथ ही होता है तो उसका डायमेंशन एल ही हो जाएगा, अपॉन एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, और डेल्टा वी जो है उसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बच्चों? डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी होती है, मैंने कल बताया था आपको, तो उसके डायमेंशन हो जाएंगे lt-1। तो देखो ये l और ये l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से t-1 और t-2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 बचेगा। तो यहाँ बचा m, और ये l ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 बचेगी, और t की पावर, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा तो t की पावर -1 बचेगी।
तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आई होप आपको ये तीनों ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो देखो बच्चों, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला गया है आपसे कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, ये तीन शब्द तो आपने सुने हैं 10th क्लास में ना, तो हम जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में करंट फंडामेंटल होती है। तो करंट का फॉर्मूला हमें पता है, I इज इक्वल टू कितना होता था बच्चों, चार्ज पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, तो 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ से आप चार्ज का फॉर्मूला बना लो। तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा करंट इंटू टाइम। अब देखो, करंट भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है, तो आपके चार्ज के डायमेंशंस आ जाएंगे। भाई करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। तो ए टी इज द डायमेंशंस ऑफ चार्ज। वैसे ही अब बी वाला हम सॉल्व करेंगे। तो बी वाला आपका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब V को कैसे निकालेंगे, तो आपने याद करो 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज, है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक दो पॉइंट्स के बीच में, है ना, ऐसा आपको बताया गया होगा। तो अब वर्क डन का डायमेंशन तो हमें पता है क्या होता है, ml2t-2, और चार्ज का डायमेंशन हमने अभी निकाला, यानी कि AT। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ml2 और t की एक और पावर ऊपर जाएगी, तो t-2 पहले था, -1 और ऐड हो जाएगा, तो t-3 हो जाएगा, है ना बच्चों। और यहाँ पे एम्पियर जो है, मतलब करंट जो है वो ऊपर जाएगा, तो उसकी पावर -1 हो जाएगा। तो आपके पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस आ गए। कितना आ गया, ml2 t-3 a-1। उसके बाद फिर हमें निकालना है सी पार्ट, मतलब रेजिस्टेंस। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा ही हुआ है, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहां से आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस आप निकाल चुके हो अभी, कितना, ml2 t-3, है ना बच्चों। आपने डायमेंशंस निकाला है कितना, ml2 t-3 और a की पावर -1। और करंट के भी डायमेंशंस आप निकाल चुके हो। करंट के क्या डायमेंशन, करंट का तो डायमेंशन होता है a, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करोगे तो a और ऊपर चला जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, तो a की पावर अब कितनी हो जाएगी बच्चों, -2 हो जाएगी, है ना। तो हम इसके डायमेंशन लिख सकते हैं ml2 t-3 a-2। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब बारी आती है कैपेसिटेंस। तो आपने कैपेसिटेंस के बारे में शायद सुना होगा, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं आपको। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q/V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अभी जब हम 12th में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चार्ज अपॉन क्या चीज बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज का आपको डायमेंशंस पता है AT, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस की भी डायमेंशन पता है, कितना है, ml2 t-3 और a की पावर -1, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगी, l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l की पावर -2 हो जाएगी, और t ऊपर जाएगा तो ये -3 + 3 हो जाएगी, और एक t और है तो t की पावर 4 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और एक a पहले से तो a की पावर 2 हो जाएगी। तो इसी तरीके से निकालोगे तो आपको कैपेसिटेंस के डायमेंशंस मिल जाएंगे, m-1 l-2 t4 और a2, है ना। तो ये दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो आपको मैंने चारों के डायमेंशंस निकाल के बता दिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, कई बार आपको एग्जाम में पूछे गए, है ना। तो इनको जरूर ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमने बहुत सारे डायमेंशनल एनालिसिस के फॉर्मूले के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या हैं वो हमें समझना है, और उसके लिए हमें एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत आसानी से बहुत सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर इसको समझा देता हूँ। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी बोलता है इट स्टेट्स दैट, आप भी अपने कॉपी में लिखते जाएंगे साथ में,
it states that only same kinds of physical quantity, same kinds of physical quantities, same kind of physical quantities can be added, comma subtracted, and equated, but there is no restriction, on multiplication, and division, of different kinds of physical quantity, different kinds of physical quantities लिख लो चाहो तो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्या है इसका कि ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आप जो सेम काइंड की क्वांटिटीज है सिर्फ उन्हीं को ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो या इक्वेट कर सकते हो आप मल्टी। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं रखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझे हैं, तो जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला कि एग्जांपल के तौर पे कि आपने पहले 5 kg शुगर ली, फिर 2 kg शुगर ली, तो टोटल कितने kg शुगर हो गई? तो आप बोलोगे सर 7 kg। यानी हमने मास में से किसको जोड़ा है? मास को ही जोड़ा है। और आंसर भी क्या आया बच्चों? मास। जब दो मासेस को हमने जोड़ा तो आंसर भी हमें मास में ही मिला। या फिर हम बोलेंगे 5 kg शुगर में से आपने 2 kg शुगर घटा दिया तो कितने kg शुगर बची? तो आप बोलोगे सर 3 kg शुगर। तो 3 kg शुगर मतलब आपने दो जो क्वांटिटी मास को ही सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो आपका जो आंसर आया वो भी मास में ही आया है। तो जब आप दो सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो वो पॉसिबल है, और आंसर भी जो इक्वेशन बनती है वो भी आपकी मास की ही बनती है। तो मास को ही आप इक्वेट कर सकते हो, मास को ही ऐड कर सकते हो, मास को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी है, किसी कार की वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर उसने और वेलोसिटी बढ़ा दी 5 मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे सर तो देखो जैसे बच्चों हम लोग वेलोसिटीज को ऐड करें, जैसे किसी पार्टिकल की पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसकी बढ़कर हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई? इंक्रीज होकर 15 मीटर पर सेकंड। तो आपने दो वेलोसिटीज को ऐड किया। या फिर पार्टिकल की पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर प्लस किया आपने, उसकी वेलोसिटी घट गई मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया और 10 माइनस 5 कितना बचा? 5 मीटर पर सेकंड। मतलब आपने दो वेलोसिटीज को ऐड किया या दो वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका आंसर भी इक्वेट भी किससे किया है बच्चों? आपने वेलोसिटी से। तो इसका मतलब सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, या मास हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, सेम काइंड की क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो अगर सेम काइंड्स की क्वांटिटी है तो उनको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इक्वेट किया जा सकता है। लेकिन सोचो क्या ऐसा लिखना सही रहेगा? आप इसको सही बोलोगे कि मैं बोलूं कि भाई 5 kg में से 5 मीटर पर सेकंड घटा दो, मतलब मास में से वेलोसिटी घटा दो, तो ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि आप 5 किलो में 5 मीटर पर सेकंड घटा दो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो डिफरेंट क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या फिर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप एक काम करो कि 5 kg में से 5 kg में 5 न्यूटन ऐड कर दो। 5 न्यूटन मतलब फोर्स ऐड कर दो, तो मास में फोर्स ऐड थोड़ी ना कर सकते हैं, ये तो गलत है। इसलिए कहा गया है कि सिर्फ सेम काइंड्स की फिजिकल क्वांटिटीज को या तो ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इक्वेट किया जा सकता है। इनका कोई भी आंसर नहीं बनता। आप फोर्स में से वेलोसिटी नहीं घटा सकते, फोर्स में मास को जोड़ नहीं सकते, फोर्स और एक्सेलरेशन को जोड़ नहीं सकते, है ना। सेम क्वांटिटी होना चाहिए। यानी फोर्स केवल जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा? फोर्स से ही जुड़ेगा। मास जुड़ेगा या घटेगा तो सिर्फ केवल किससे घटेगा? मास से ही घटेगा या जुड़ेगा। वैसी वेलोसिटी भी सिर्फ सम और डिफरेंस किसके साथ करेगी?
वेलोसिटी के साथ ही। टू डिफरेंट क्वांटिटीज को, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और इक्वेट भी नहीं कर सकते। भाई इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, तो इक्वेशन तो कोई बनने से रही, है ना। सिर्फ इसमें आपकी जब वेलोसिटीज ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपकी इक्वेशन भी किसमें, किसके फॉर्म में आएगी, वेलोसिटी के फॉर्म में। तो इक्वेट भी आप सेम क्वांटिटीज को कर सकते हो। वेलोसिटी को कंपेयर, इक्वेट सिर्फ वेलोसिटी से कर सकते हो। फोर्स को इक्वेट सिर्फ फोर्स से कर सकते हो। आप मास को इक्वेट सिर्फ मास से कर सकते हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, आई थॉट आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट ओनली सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड एंड इक्वेटेड, है ना। लेकिन आपका ये जो रूल है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटी में नहीं लगता है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्योंकि आपको पता है 9th में आपने पढ़ा है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो बच्चों, मास एक डिफरेंट क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन एक डिफरेंट क्वांटिटी है, और दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो एक नई क्वांटिटी दे रहा है, फोर्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए, उसमें डिफरेंट भी चल जाते हैं। ये रूल सिर्फ किसमें है, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में और इक्वेशन में। वैसे ही आप जैसे अभी डेंसिटी पढ़ रहे थे, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास डिफरेंट क्वांटिटी है, वॉल्यूम डिफरेंट क्वांटिटी है, और इनके डिवीजन से एक नई क्वांटिटी बनी जिसको हमने डेंसिटी कहा। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टू डिफरेंट क्वांटिटीज चल जाएंगी, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इक्वेशन में टू डिफरेंट क्वांटिटीज नहीं बनेंगी। इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है ना। और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और आप समझ ही रहे होंगे कि ये तो आप बचपन से जानते हो भाई, कि मास मास से ही ऐड होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी से ही ऐड होता है। आप जानते हो कि मास को वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फोर्स और मास को क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो, ये आप पहले से ही जानते हो और उसको आप यूज भी करते आए हो, लेकिन आपको बस पता नहीं था कि उसको एक प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आई थिंक आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियर होगा कि क्या कहना चाहता है ना। तो बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड एक सिंपल सा सवाल है, हम इसको कर लेते हैं। इसने बोला है कि एक इक्वेशन आपको दी गई है, x है, x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका फॉर्मूला है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, और t जो है वो टाइम है। और आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें जो ए बी सी डी है उसके क्या डायमेंशन है, तो हम निकालते हैं। तो अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, उसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी इक्वेशन है वो दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड पे सेम डायमेंशंस होने चाहिए, है ना। तो आप देखो LHS आपका क्या है बच्चों, LHS आपका डिस्प्लेसमेंट x है, तो LHS की डायमेंशन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L होती है, तो LHS की डायमेंशन L है। तो अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो इसका मतलब RHS की डायमेंशन भी कितनी होनी चाहिए बच्चों, L होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। अब देखो RHS में कितनी क्वांटिटी है, अगर कितने टर्म है, तो A एक टर्म है, BT साथ में दो टर्म हो गया, CT स्क्वायर साथ में तीसरा टर्म हो गया, और DT क्यूब साथ में चौथा टर्म हो गया। तो आपके पास चार टर्म है और ये चारों टर्म ऐड हो रही हैं। तो सोचो अगर ये चारों टर्म ऐड हो रही हैं तो ये चारों टर्म सिर्फ तभी ऐड हो सकती हैं जब इन सबकी डायमेंशन सेम हो, और जब ये चारों ऐड हो जाएंगी तो जो इन सबकी डायमेंशंस है वही आंसर में डायमेंशंस आएगा। और आंसर में हमें कितना डायमेंशन चाहिए LHS में, वो चाहिए L। मतलब इन चारों टर्म्स की डायमेंशन L होनी चाहिए, तभी तो ये इक्वेशन वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर RHS को डायमेंशन L होना है तो RHS में जितने भी टर्म है उन सब की डायमेंशंस भी L होनी चाहिए, सब लेंथ होनी चाहिए या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी वो ऐड होकर डिस्प्लेसमेंट ही बनेगा। तो सबसे पहला टर्म क्या है RHS में, A, तो A की डायमेंशन भी कितनी होनी चाहिए बच्चों, L। तो यहां से हमें पता चल गया कि A की डायमेंशन कितनी है, L। तो हमारा एक आंसर आ गया। फिर देखो दूसरा टर्म क्या है, B इंटू टी, तो B इंटू टी का डायमेंशन क्या होना चाहिए बच्चों, वो भी L होनी चाहिए। और यहाँ पे टाइम है, टाइम को आप नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा B इज इक्वल्स टू L अपॉन टाइम, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल T, तो T को ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा LT इनवर्स, LT माइनस वन, तो B की डायमेंशन हो जाएगी LT माइनस वन। वैसे आपका तीसरा जो टर्म है वो है CT स्क्वायर, उसकी डायमेंशन भी बच्चों L होना चाहिए, तभी वो फर्स्ट और सेकंड टर्म से जुड़ पाएगा, नहीं तो जुड़ ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे टी स्क्वायर को नीचे ले जाओ, तो आप जब C निकालोगे तो ये डायमेंशन L और टी स्क्वायर का डायमेंशन टी स्क्वायर टाइम है वो, तो
और ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा एल टी माइनस टू। तो सी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस टू। वैसे डी टी क्यू का डायमेंशन भी कितना होना चाहिए बच्चों, एल, तभी ये बाकी चीजों से जुड़ पाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो d इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी की पावर क्यू। वो ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो आपको d की डायमेंशंस मिल गई एल टी माइनस थ्री। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए क्या कर लिया बच्चों, ए बी सी डी के डायमेंशन निकाल लिए, है ना। सेम क्वांटिटीज को जोड़ा जा सकता है, सेम क्वांटिटीज को घटाया जा सकता है, और सेम क्वांटिटीज को ही इक्वेट किया जा सकता है। जबकि मल्टीप्लाई और डिवीजन में ऐसा कोई रूल नहीं है ना। देखो सी और टी स्क्वायर का डायमेंशन अलग अलग है, लेकिन इनका मिला के डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, लेंथ के बराबर, तभी वो लेंथ से ऐड हो पाएगी। तो इसलिए हमने एबीसीडी के डायमेंशंस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को निकाल के सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दिया था, है ना, और आपको मैंने ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिया है। अब आप ध्यान से देखें तो हमें एक नोट लिखना है, वो नोट लिख लो बच्चों, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और कई जगहों पे कई सवालों में आपको काम आएगा, है ना। नोट क्या है तो मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए अपनी कॉपी में। देखो जैसे हमने थीटा सीखा था, तो थीटा क्या था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी। अगर थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो आप सोचो बच्चों, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, या टेन थीटा हो, या और भी इसके इनवर्स हो, ये सब भी कैसी होंगी, डायमेंशनलेस होंगी। भाई थीटा डायमेंशनलेस है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो रेशियो है, ये भी डायमेंशनलेस होंगे ना। आपने साइन थीटा की वैल्यू जो है वो एक नंबर आती है, चाहे साइन 30 ले लो, चाहे साइन 45 ले लो, है ना, उसमें कोई यूनिट नहीं आती। तो थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब डायमेंशनलेस हैं। जो आपकी पावर्स होती हैं बच्चों, पावर्स, वो भी डायमेंशनलेस होती है ना, डायमेंशनलेस होती हैं पावर्स। पावर, भाई पावर का कोई यूनिट थोड़ी ना होता है, पावर तो एक नंबर होता है, रेस टू पावर जब हम करते हैं ना, तो वो भी आपकी क्या होती है बच्चों, डायमेंशनलेस होती है। वैसे अगर आपको ऐसा दिखाई दे ई की पावर थीटा, मतलब कुछ भी पावर दिखाई दे, तो ये भी डायमेंशनलेस है। और ई एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये भी डायमेंशनलेस है। आपको कहीं पे ऐसा दिखाई दे एल एन थीटा, लॉग का फंक्शन दिखाई दे, तो उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, वो भी डायमेंशनलेस होते हैं, एटसेट्रा। ऐसे कई सारे बात आते हैं जो चीजें डायमेंशनलेस होती हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इनको डायमेंशनलेस लेना है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगी। तो जैसे थीटा आ जाए, साइन थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, टेन थीटा आ जाए, पावर्स आ जाए, ई की पावर में कुछ आ जाए, मैंने यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ई की पावर एक्स, एक्स कोई पावर है, तो वो भी डायमेंशनलेस है। एल एन एक्स या एल एन थीटा, ये भी कैसा है, डायमेंशनलेस है। तो ये सब एटसेट्रा आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि m की पावर भी जीरो होगी, l की पावर भी जीरो होगी, और t की पावर भी जीरो होगी, है ना। मतलब ये चीज किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, जितने ही मैंने यहाँ फंक्शन लिखे हैं, ना मास पे डिपेंड करते हैं, ना लेंथ पे डिपेंड करते हैं, ना टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो जल्दी से ये नोट आप लोग लिख लो। तो देखो बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस बी टी माइनस सी रूट टी। यानी कि आपको एक रिलेशन दिया है ना, y जहां पर बताया गया है डिस्प्लेसमेंट है, t जो है वो आपको बताया गया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रैकेट में टाइम है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में आएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं उसका फॉर्मूला बताता हूँ। ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों थीटा अपॉन टी। थीटा मतलब एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको देखो पूछा गया है सवाल में कि आपको डायमेंशंस निकालना है c अपॉन a इंटू बी का। अब c अपॉन a इंटू बी का डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको a b c के डायमेंशंस चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे, तब तो हम c अपॉन a इंटू बी निकालेंगे। तो उसका सॉल्यूशन देखो आप। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, तो आपने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि आपके दोनों साइड के डायमेंशन सेम होंगे तभी हम इक्वेट कर सकते हैं। और आप इस इक्वेशन में देख रहे होगे कि LHS जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका डायमेंशन क्या है बच्चों, L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अकेला लेंथ ही होता है, तो L हो गया। अब आपका अगर LHS की डायमेंशन L है, तो RHS में जितने भी टर्म है, देखो कितने टर्म है, एक a cos ओमेगा t है, एक bt है, और एक c रूट t है। तो ये सब भी लेंथ होने चाहिए, तभी तो ये जुड़ेंगे और या घटेंगे, तो आंसर भी क्या आएगा बच्चों, लेंथ।
जो LHS के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका प्रत्येक टर्म है RHS में, भाई RHS का भी डायमेंशन L होना चाहिए, और जो हर टर्म है किसका, RHS का, उसका डायमेंशन भी L होना चाहिए, तभी वो ऐड होकर लेंथ बनाएंगे। तो हम पहला टर्म देखें तो पहला टर्म है a cos ओमेगा t। तो a cos ओमेगा t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसके डायमेंशंस हो जाएंगे L। लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे cos ओमेगा t है, a है और cos ओमेगा t है, लेकिन cos ओमेगा t तो मैंने आपको देखो अभी लिखवाया था नोट कि ऐसा cos थीटा आ जाए। अब ये थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ओमेगा t या कुछ भी, वो सब डायमेंशन लेस ही होता है। तो ये जो cos वाला टर्म है ये पूरा डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो आप इसको चाहो तो रिमूव कर दो, इसके कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसका मतलब a का डायमेंशन क्या आया बच्चों, a का डायमेंशन L आ गया। तो आपको एक डायमेंशन तो मिल गया a का डायमेंशन। अब b का निकालते हैं। तो देखो इसका सेकंड टर्म है, RHS का डायमेंशन L है, तो हर टर्म का डायमेंशन L होना चाहिए। तो आपका जो सेकंड टर्म है b इंटू टी, उसके डायमेंशंस भी L होने चाहिए। और ये बच्चों t है, टाइम है, तो टाइम नीचे जाएगा तो L अपॉन नीचे टाइम का डायमेंशन, तो b की डायमेंशंस आ जाएंगी LT-1। तो आपको b की डायमेंशंस भी मिल गई। ऐसे ही आप चाहो तो c की डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। थर्ड वाली टर्म को देखो तो उसके RHS का क्योंकि डायमेंशन L है, तो थर्ड वाले टर्म का भी डायमेंशन L ही होगा। तो हमने यहाँ L लिख दिया, तो c का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, t नीचे जाएगा, तो t की पावर ऐसे हाफ हो जाएगी, और फिर ये जो t की पावर हाफ है ये ऊपर जाएगा। तो c के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बच्चों, LT-1/2। तो ये आपके c के डायमेंशंस हो जाएंगे। जब ये सारे डायमेंशंस आ गए तो अब आपको किसके डायमेंशंस निकालने बच्चों, c अपॉन a इंटू बी के। तो c अपॉन a इंटू बी करें तो c के डायमेंशंस लिख लें। c के डायमेंशन है LT-12 और डिवाइड बाई a के डायमेंशन है आपके L इंटू, और b के डायमेंशन है आपके LT-1। तो यहां से L और L कट जाएगा, और बच्चों ये ऊपर L जाएगा तो L की पावर हो जाएगी -1, और ये t ऊपर जाएगा तो t हो जाएगा -12, और ये जो 1 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो +1। तो -12 + 1 क्या हो जाएगा, हाफ। तो आपके c अपॉन a इंटू बी के डायमेंशन आ जाएंगे L-1 और t हाफ। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, L-1 और t हाफ, है ना बच्चों। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर होगा इस क्वेश्चन का और आपको समझ में आया। तो देखो बच्चों, ये आपका एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू v0 अपॉन अल्फा ब्रैकेट में और इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी, और आपको बताया गया x पोजीशन है, v0 जो है वो एक कांस्टेंट है, अल्फा जो है वो भी एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और आपको ये बोला गया है कि t जो है वो टाइम है, और आपसे पूछा गया कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ v0 एंड अल्फा। तो ये आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको बहुत आसानी से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम देखें अल्फा के बारे में देखें। अब देखो e की पावर कुछ भी हो, जो पावर होती है पावर वो डायमेंशन लेस होती है, मैंने आपको बताया था। तो e की पावर माइनस अल्फा टी भी डायमेंशन लेस है, और इसको होना भी पड़ेगा क्योंकि ये 1 से माइनस हो रहा है, और 1 एक नंबर है, 1 की कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 से जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है टर्म वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो e की पावर माइनस अल्फा टी, ये पावर की भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब अल्फा टी जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अल्फा टी क्योंकि पावर है तो वो डायमेंशन लेस है, और जो डायमेंशन लेस है उसकी डायमेंशन क्या लिखते हैं बच्चों, m0 l0 t0। m l t तीनों की पावर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन ये अल्फा टी है तो टाइम है, तो टाइम को नीचे ले जाओ तो अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 और t0, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना, नीचे टाइम मतलब t। अब ये टाइम ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो m0 l0 t की पावर -1। तो आप ऐसे भी डायमेंशन लिख सकते हो, या अल्फा की डायमेंशन सिंपली आप लिख सकते हो t इनवर्स, है ना, तो t की पावर -1, या फिर आप m और l के टर्म्स में भी लिख सकते हो, m0 l0 और t की पावर -1। ठीक, तो ये हमने अल्फा की डायमेंशंस निकाल ली। अब हम निकालते हैं v0 की डायमेंशंस। अब देखो v0 से जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये पूरा ही तो डायमेंशन लेस है। अगर ये डायमेंशन लेस है तो v0 बाई अल्फा
कि डायमेंशन किसकी डायमेंशन की बराबर होंगी, तो वी नॉट बाई अल्फा की डायमेंशंस आपकी जो पोजीशन की डायमेंशंस होती है उसके बराबर होंगी। और पोजीशन मतलब क्या होता है, ओरिजिन से दूरी मतलब लेंथ, तो पोजीशन की डायमेंशन हो गई आपकी लेंथ, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन अल्फा, और अल्फा की डायमेंशन आप लिख लेंगे बच्चों टी इनवर्स, और x की डायमेंशन हो जाएगी पोजीशन की l। अब ये टी इनवर्स ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वी नॉट की डायमेंशन मिल जाएगी l टी इनवर्स, l की पावर 1 और t की पावर -1। या फिर आप अगर m के साथ भी लिखना चाहते हो, मैकेनिक्स में जैसे 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो आप m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी आंसर दिया रहता है, तो आपको दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए, है ना। तो ये देखिए कितना सिंपल सा सवाल था, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये हमारा अगला सवाल है, इसमें क्या बोला गया, एक आपको रिलेशन दिया गया है t प्लस ए की a डिवाइड बाई वी स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब आप इस इक्वेशन के लिए परेशान ना हो, ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ने को मिलेगी, इसको बोलते हैं वर्नर वॉल्स इक्वेशन, है ना। खैर अभी हमें नाम से लेना देना नहीं है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कौन कौन सा टर्म क्या है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है P का मतलब प्रेशर है, आपका V का मतलब वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, बाद में हम सीखेंगे, और T जो है वो टेम्परेचर है। तो A और B के बारे में नहीं पता था, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। तो जल्दी से हम फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर बहुत आसानी से आप किसको निकाल सकते हो, बी की डायमेंशन तो बहुत आसानी से निकल आएगी। देखो बी किससे माइनस हो रहा है, वॉल्यूम से, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट हो सकती है, अलग अलग क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो बी जो है वो वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब वॉल्यूम से तभी घटेगा जब बी खुद वॉल्यूम होगा, मतलब जो बी की डायमेंशन है, बी की डायमेंशन किसके डायमेंशंस के बराबर होंगे बच्चों, वॉल्यूम के। और आपको वॉल्यूम का डायमेंशंस पता है बहुत अच्छे से, वॉल्यूम के डायमेंशंस होते हैं एल क्यूब, ये तो आप जानते ही हो बहुत अच्छे से, है ना। तो हमारे बी के डायमेंशंस तो आ गए, एक आंसर तो आ गया भैया, बी का डायमेंशन कितना आ गया, एल क्यूब। अब हम सेकंड देखते हैं ए। अब देखो ये जो ए अपॉन वी स्क्वायर है, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म किससे ऐड हो रहा है, प्रेशर से। तो इस पूरे टर्म की जो डायमेंशन है वो प्रेशर के बराबर है, और फिर वहां से हम ए निकाल लेंगे, तो हम बोलेंगे कि ए बाई वी स्क्वायर, इसके डायमेंशंस किसके बराबर है बच्चों, प्रेशर के। और प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, तो प्रेशर के डायमेंशन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जब डायमेंशनल एनालिसिस करा रहा था तब मैंने निकलवाया है, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो प्रेशर के डायमेंशंस होते हैं ml, ml-1, ml-1, T-2। अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाके देखें इसको। और ये A अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर, तो वॉल्यूम के डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब, तो उसका स्क्वायर हो गया, तो उसके डायमेंशन हो गए एल की पावर 6। अब इसको इधर ले जाओ तो आपको ए के डायमेंशंस मिलेंगे, तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, ml-1, T-2 इंटू ये एल की पावर 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो एल की पावर 6 है, एल की पावर -1 है, तो ये एल की पावर 5 बचेगी। तो ए के डायमेंशंस आ जाएंगे आपके ml5 T-2, है ना। तो देखो कितने इजीली तरीके से हमने डायमेंशंस निकाल लिए ए और बी के। तो देखो बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, u इज इक्वल्स टू ए रूट एक्स अपॉन एक्स बाई बी, ये एक रिलेशन दिया गया है और आपको सारी वैल्यूज बताई गई हैं कि u पोटेंशियल एनर्जी है, x डिस्टेंस है और a एंड b कांस्टेंट है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a इनटू b, a और b का प्रोडक्ट का डायमेंशंस निकालना है। तो पहले a और b का अलग अलग निकाल लो, फिर हम प्रोडक्ट कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको b का डायमेंशंस तुरंत पता चल गया होगा। देखो b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस से, x से, और b डिस्टेंस से, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, b ऐड हो रहा है डिस्टेंस से। अगर कोई चीज किसी चीज से डिस्टेंस, किसी भी क्वांटिटी से ऐड हो रही है, इसका मतलब उन दोनों क्वांटिटीज को सेम होना पड़ेगा। अगर b डिस्टेंस से ऐड हो रहा है तो b को डिस्टेंस होना पड़ेगा, इसलिए जो b का डायमेंशन है वो x के बराबर होगा, डिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर। और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, l। तो आप समझ गए कि जो आपके b के डायमेंशन है वो l है। तो हमने एक पार्ट तो कर लिया, b के डायमेंशन निकाल लिए, अब हम a के डायमेंशन निकालेंगे। तो देखो बच्चों ये पूरा रिलेशन दिया हुआ है। अब इस रिलेशन में ये u जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन है तो एनर्जी, और एनर्जी के डायमेंशंस मैंने आपको पहले ही निकलवा के रखे हैं।
आप पीछे जाके देख सकते हैं ना, जो मैंने आपको पहली क्लास बताई थी उसमें एनर्जी के डायमेंशन मैंने निकलवाए थे। वो डायमेंशंस कितने होते हैं बच्चों, ml2 t-2 है ना। अब इज इक्वल्स टू इक्वेट करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a। अब रूट x है तो रूट ऑफ डिस्टेंस, तो मतलब l की पावर हाफ है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसके डायमेंशन होगा l की पावर हाफ। और नीचे देखो बच्चों डिनोमिनेटर में लेंथ और लेंथ, b भी लेंथ है और x भी लेंथ है, डिस्टेंस है, तो दोनों जुड़ेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में डिस्टेंस ही आएगा। जब डिस्टेंस और डिस्टेंस जुड़ते हैं तो डिस्टेंस ही आता है, तो नीचे डिनोमिनेटर की भी जो डायमेंशन है वो l ही रहेगी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a की डायमेंशन मिलेगी, तो a क्या मिलेगा बच्चों, देखो एम एल ए, ये जो l है इसकी l की पावर 1 है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो l क्यूब हो जाएगा है ना, और t की पावर -2, और ये नीचे डिवाइड होगा, ये वाला जो l की पावर 1/2 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा है ना। अब हम इसको निकालेंगे तो a के डायमेंशन कितने आएंगे बच्चों, ml3 t-2, और इसको ऊपर ले जाओगे तो l की पावर -हाफ हो जाएगा, -1/2। अब ये l की पावर -1/2 और l की पावर 3, तो 3 -1/2 आपको करना पड़ेगा। तो 3 -1/2 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना बच्चों, ml 5/2 है ना। 3 -1/2 करके देखना तो आपको 5/2 मिलेगा, और t की पावर -2 बचेगा। तो ये आपको डायमेंशंस मिल गए हैं, किसके डायमेंशंस मिल गए बच्चों, a के। तो आपको a का डायमेंशंस भी मिल गया है और आपको b का डायमेंशंस भी मिल गया है। तो अब आपको क्या करना है, a और b का डायमेंशन निकालना है, तो a मल्टीप्लाइड बाई b कर दो, तो a का डायमेंशन है कितना, ml की पावर 5/2 t की पावर -2 इंटू आपका b का जो डायमेंशन है वो बच्चों सिर्फ l था, तो 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। अगर 5/2 प्लस 1 हम करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को बच्चों, 7/2। तो आपका a b का डायमेंशन आएगा कितना, ml 7/2 और t की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ a इंटू b। तो ये आपके क्वेश्चन का बच्चों क्या हो गया आंसर, ml 7/2 t-2। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको रिलेशन दिया है फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा का क्यूब, और आपको बोला गया कि अल्फा और बीटा के डायमेंशंस निकालो है ना। तो जल्दी से हम निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको बीटा की डायमेंशंस तो तुरंत पता चल जाएंगी। बीटा क्यूब जो है वो किससे ऐड हो रहा है, डेंसिटी, और आपको पता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है सेम डायमेंशंस वाली, तो इसका मतलब बीटा क्यूब का डायमेंशंस जो है वो डेंसिटी के डायमेंशंस के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू डेंसिटी, बीटा क्यूब की जो डायमेंशंस है वो डेंसिटी के डायमेंशंस के बराबर है। और डेंसिटी के डायमेंशंस आप बहुत अच्छे से जानते हो, कितना होता है बच्चों, ml-3 है ना, ये मैंने आपको निकलवाया हुआ है डायमेंशन। तो लेकिन ये तो बीटा क्यूब के डायमेंशन है ml-3, हमें तो बीटा चाहिए था, तो आपको दोनों साइड क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो आप क्यूब रूट ले लो बच्चों, तो कितना जाएगा ml-3 और इसकी पावर 1/3 क्यूब रूट लेंगे, तो बीटा के डायमेंशन आपको मिलेंगे m की पावर 1/3 हो जाएगी, और 1/3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बचेगा, तो m 1/3 l -1। तो ये आपके डायमेंशंस हो गए बच्चों किसके, बीटा के है ना। तो ये बीटा के डायमेंशंस हमने निकाल लिए बड़ी आसानी से। अब हम किसके डायमेंशंस निकालते हैं, अल्फा के। तो देखो अल्फा की इक्वेशन देखो तो फोर्स लिखा हुआ है, तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, ये आपको पता है ml t-2 है ना, ये फोर्स के डायमेंशंस है, इज इक्वल्स टू अल्फा का डायमेंशन हमें निकालना है, और नीचे डिनोमिनेटर में किसका डायमेंशन आएगा बच्चों, डेंसिटी का, क्योंकि डेंसिटी और बीटा क्यूब भी डेंसिटी है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो मिलेगी भी क्या बच्चों, डेंसिटी। तो डेंसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, ml-3 है ना। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, ml-t-2 इंटू ml-3 है ना, इस तरीके से। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा बच्चों, m इंटू m की पावर 2 हो जाएगी, और l-3 l+1, तो l की पावर -2 बचेगी, और t-2 है ही, तो हो जाएगा m2 l-2 और t-2। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ व्हाट, अल्फा एंड बीटा। तो ये हमने आंसर निकाल लिया। तो देखो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखें आप, ये बोल रहा है अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास
कोई बॉडी मूव कर रही है उस समय उसका मास m है, और रेस्ट मास जब वो रुका हुआ होता है तो रेस्ट मास m नॉट है, ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड, तो उसके स्पीड के टर्म्स में और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में। तो कई बच्चे सोचेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है मास हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे भाग रहा हो चाहे रुका हुआ हो, लेकिन बेटा ये क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है, न्यूटन ने बताया था कि मास चेंज नहीं होता, लेकिन आइंस्टीन ने ये रिलेशन बताया था कि मास स्पीड के साथ चेंज होता है, और उस थ्योरी को हम बोलते हैं स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, है ना। खैर हमें स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमें तो सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप ऐसा समझो जब आइंस्टीन ने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी दी थी तब हमें ये पता चल गया था कि मास रिलेटिव क्वांटिटी है, मास स्पीड पे डिपेंड करता है। अब आपको बोला गया क्वेश्चन में का अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन, जो बॉय है उसने उस रिलेशन को रिकॉल किया, लगभग लगभग करेक्टली रिकॉल किया, ऑलमोस्ट करेक्टली, बट फॉरगेट वेयर टू पुट द कांस्टेंट सी, लेकिन सी को कहाँ पुट करना है वो भूल गया। तो उसने जो ऑलमोस्ट करेक्ट इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन थी m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी का स्क्वायर, और पूरे में ब्रैकेट की पावर हाफ 1/2। तो ये उसने इक्वेशन लिखी, इसमें उसने सब चीजें करेक्ट लिखी, बस ये भूल गया कि सी कहाँ लिखना है। तो आपको गैस करना है, गैस वेयर टू पुट द मिसिंग सी, तो मिसिंग सी कहाँ पर है ये आपको गैस करना है। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, चाहे 2.14 या 2.15 ये वाला क्वेश्चन होगा, है ना। तो आप उसमें भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में। खैर मैं तो आपको इसको सोल्यूशन बता देता हूँ जल्दी से कि वो कहाँ मिस कर सी को मिस कर गया, कहाँ भूल गया लिखना। अब आप देखो अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है जो हमारे सामने लिखी है उस बच्चे ने, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो आप देखो वन के साथ वन के साथ किसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है, वी स्क्वायर, लेकिन वन तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो वन के साथ जो सब्सट्रैक्ट होगा वो भी तो डायमेंशन लेस ही होना चाहिए ना, तभी तो काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा भाई। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा है कि सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटीज को ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर वन डायमेंशन लेस है तो ये जो वी स्क्वायर आ रहा है ये वेलोसिटी नहीं हो सकता, वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं हो सकता, इसको भी डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा। अब ये डायमेंशन लेस का कैसे बनेगा, जब हम वेलोसिटी के स्क्वायर से ही डिवाइड कर दें, तो वेलोसिटी का स्क्वायर और वेलोसिटी का स्क्वायर की जो यूनिट्स है वो कट जाएंगी और क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी। अच्छा वेलोसिटी हमें पता है कौन सी मिस कर गए हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका मतलब इस v स्क्वायर के नीचे c नहीं आएगा, c का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ऊपर v स्क्वायर है, तो डायमेंशन लेस बनाने के लिए नीचे भी वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर आएगा। तो जो करेक्ट रिलेशन है, करेक्ट रिलेशन जो वो मिस कर गया है वो आपका ये है होगा बच्चों, करेक्ट रिलेशन इज m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्योंकि इसको डायमेंशन लेस बनाना है तो हमें वेलोसिटी के स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और कौन सी वेलोसिटी लिखना हम भूल गए, स्पीड ऑफ लाइट, तो c का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2। तो ये आपका करेक्ट रिलेशन है। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया आइडियल गैस इक्वेशन हमें दी गई है, आइडियल गैस इक्वेशन आपको बाद में पढ़ाया जाएगा जब आप केटीजी पढ़ेंगे, तो वो रिलेशन होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और यहाँ पे सबके मीनिंग भी दिए गए हैं, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, और आपका जो आर है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी जो है वो बच्चों टेम्परेचर है ना। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर के आपको डायमेंशंस बताने। तो पहले फॉर्मूले में आप आर का फॉर्मूला बना लो। तो देखो बच्चों आर का फॉर्मूला बना लेंगे तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, पीवी इस साइड है और पीवी में आर के साथ एन और टी उसको डिवाइड कर दो, तो आपको आर का फॉर्मूला मिल जाएगा एन टी। अब हम डायमेंशंस लिखते हैं, तो प्रेशर है, प्रेशर के डायमेंशंस आपको मैंने अभी पहले ही बताए थे, और आपको अभी भी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें प्रेशर का डायमेंशन आपको बताया था, है ना। तो प्रेशर के डायमेंशंस हम लिख सकते हैं ml-1 और T-2, ml-1 T-2, ये प्रेशर के डायमेंशन है, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायमेंशंस L³ होते हैं, ये भी आपको पता है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, और मोल का डायमेंशन मोल होगा क्योंकि मोल जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो मोल आ गया नीचे। और टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, के से, तो हमने के लिख लिया। उसके बाद ध्यान से देखो तो इसमें कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट पिट रहा है, तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से।
तो ये हो जाएगा m की जगह m ही आएगा, l -1 है और l क्यूब है तो l स्क्वायर बचेगा, l2 है ना, -1 + 3 तो 2 बचेगा, और t की पावर -2 बचेगी, और ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल का इनवर्स हो जाएगा, तो मोल -1, और केल्विन का भी इनवर्स हो जाएगा तो केल्विन -1। तो ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, डायमेंशन किसका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। तो याद रखेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो डायमेंशंस आएंगे वो आएगा m1 l2 t-2 मोल -1 और k -1। तो दिस इज द आंसर फॉर योर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं।